नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का विवरण। प्रथम अनुसूची में भारत की 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सीएजी आदि के वेतन भत्तों का वर्णन है। अगला प्रश्न, तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञा। मंत्री, न्यायाधीशों तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारी पद ग्रहण करते समय इसी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ अनुसूची में। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों को कितने सीटें मिलेंगी, इसका विवरण चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पंचम अनुसूची में। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, छठी अनुसूची में है। केवल इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान षष्ठम अनुसूची में है। अगला प्रश्न, संविधान की सप्तम अनुसूची में वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 100। प्रारंभ में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान लागू होने पर राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विरोध होने पर केंद्र का कानून प्रभावी रहता है। अगला प्रश्न, संविधान की अष्टम अनुसूची किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की भाषाएं। अष्टम अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 9वीं अनुसूची संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य भूमि सुधार संबंधी कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षण देना था। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के 11 जनवरी 2007 के निर्णय के अनुसार 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। 11 जनवरी 2007 के निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ कि 9वीं अनुसूची के कानून भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते। अगला प्रश्न, संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी।
और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई थी और यह पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 29। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं से। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई और यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए? तो सही आंसर ऑप्शन ए, 18। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को 18 विषय पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 क। मूल कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। यह संसद को संविधान संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार प्रथम अनुसूची राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते व पेंशन। तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संघ राज्य व समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है और 9वीं अनुसूची 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें शामिल कानूनों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए बनाए गए रियासती मंत्रालय का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 562 देशी रियासतों का विलय एक बड़ी चुनौती थी। इस कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। इस कार्य में वीपी मेनन ने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रियासत और उसके भारत में विलय का सही मिलान है? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा हस्ताक्षर से। जूनागढ़ का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था। हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई से और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हस्ताक्षर विलय पत्र द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसी अनुच्छेद में राज्यों एवं उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख तथा भारत की राज्य क्षेत्र में भविष्य में अर्जित क्षेत्रों के समावेश का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है?
तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 3 संसद को विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य क्षेत्र में वृद्धि या कमी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यह स्वतंत्र भारत का भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। इसकी पहली राजधानी करनूल थी। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने के लिए गठित थर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, एस.के. धर। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया। अगला प्रश्न, जेवीपी समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, फजल अली। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जेवीपी समिति के सदस्य नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फजल अली। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदय नारायण कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर थे। आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने पर भारत में कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके लागू होने पर भारत का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यह पुनर्गठन मुख्यतः फजल अली आयोग की सिफारिश पर आधारित था। पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में धर आयोग एस.के. धर भाषाई आधार का विरोध कर रहे थे। जेवीपी समिति नेहरू, पटेल व पट्टाभी सीतारमैया। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली 1953 और 1956 अधिनियम 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कार्रवाई कब की? तो यह की थी 18 दिसंबर 1961 को। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्रवाई कर गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगाल के नियंत्रण से मुक्त कराया। बाद में 12वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। अगला प्रश्न, गोवा, दमन एवं दीव को भारत के प्रथम अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो सही आंसर 12वां, ऑप्शन सी। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो यह किया गया ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी, इसलिए ये सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री होता है।
जबकि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं और यह पद प्रतिवर्ष बदलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलकाता में है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का। क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय उत्तरी का नई दिल्ली, मध्य इलाहाबाद अब प्रयागराज, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई और दक्षिण का चेन्नई। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया तथा यह 8 अगस्त 1972 से अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कौन सा राज्य बना? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। 1994 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया। वर्तमान में परिषद में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो सही आंसर है भाग 2, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधान बनाने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 11 द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म होना। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। इसके अपवाद में राजनयिकों के बच्चे और विदेशी नागरिकों के बच्चे शामिल हैं। विदेश में जन्मे व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अगला प्रश्न, देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करके। देशीकरण द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारतीय नागरिक बन सकता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम की शर्तों को पूरा करना होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार देशीकरण के लिए भारत में कम से कम 10 वर्ष निवास आवश्यक किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वालों में भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे शामिल हैं। भारतीयों से विवाह करने वाली स्त्रियां भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बाद पंजीकरण के लिए भारत में रहने की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त होने का क्या अर्थ है? नए भूभाग के भारत में शामिल होने पर वहां के निवासियों को स्वतः नागरिकता मिलना। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहां रहने वाले लोगों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाती है। यह नागरिकता प्राप्त करने का एक वैधानिक आधार है। इसका उद्देश्य भारत में सम्मिलित नए क्षेत्रों के निवासियों को नागरिक अधिकार प्रदान करना है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न में से किस प्रकार हो सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से। भारतीय नागरिकता का अंत नागरिकता के परित्याग से हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर भी नागरिकता का अंत हो सकता है। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों का निवास आवश्यक किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, 5 वर्ष।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ने देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए निवास अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर और असम सहित पूरे भारत में लागू किया गया।